वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज आपके लिए क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं है बल्कि वन लाइनर क्वेश्चन में लेके आई हूँ, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होगा ना, ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ दिन ऐसे करते हैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए। ठीक, ऐसा करते हैं कि 2-4 दिन आपका यही चलाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, जितनी भी यूनिट आपकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो सारी यूनिट मैंने ली हैं। आपकी पहली, दूसरी, तीसरी जो भी आई हैं, आपका एनसीईआरटी, एनसीएफ वगैरह वगैरह सब मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं ना, कई लोगों के अपने अपने कथन हैं। तो किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो यह कथन है आपका जेम्स ट्रेवर का। जेम्स ट्रेवर ने क्या बोला? मनोविज्ञान की वह शाखा है बाल मनोविज्ञान जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आपका थोड़ा ना कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो द्वितीय अवस्था है इसमें आपका पूर्व संक्रिया की अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है आपके किससे संबंधित होती है? पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती है। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किसने किया था? आपके प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो यह किया था आपके युंग ने। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपके पढ़े होंगे आपने। तो इस प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो अनुप्रयोग के सुधार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR प्रस्तावित किया गया है आपके वाटसन के द्वारा। SOR प्रस्तावित किया गया है वाटसन के द्वारा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। कौन सा? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कौन सा सोपान? पाठ प्रस्तावना सोपान। जो हम कक्षा शिक्षण करते हैं इसमें पाठ प्रस्तावना जो इंट्रो होती है वो सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? तो यह है आपके तत्परता के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है आपके किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं किसके लिए जरूरी होते हैं? संपुष्ट कार्यक्रम प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है वह किस पर बल देगा? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। जब गतिविधि की बात हो रही है तो ऑब्वियसली क्या हो गया इसमें? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होगी। 50 के आसपास मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं आपके। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और याद करिए। यहीं पे पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? जो हमारा पाठ्यक्रम या करिकुलम होता है वो शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो यह आता है शिक्षण के स्वतंत्र चर में। आप बताएंगे शिक्षण के कितने चर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ ना कि आप कमेंट में बताएंगे। थोड़ा सा अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा आप सर्चिंग मारेंगे। सर्चिंग से क्या होगा, एक आंसर आपको यहाँ से मिल या कुछ आप सर्च मारेंगे, 1-2 आंसर आपको वहाँ से मिल जाते हैं। थोड़ा हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारे काम की चीज़ें जो है उसमें बढ़त होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवह माना है। किसने? किसकी बात हो रही है? किसने? स्मिथ ने। ठीक है,
स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? शिक्षक को। तो शिक्षण की जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन आता है, आप हमें कमेंट में इसको बताएंगे। वैसे हमने एक क्वेश्चन इस पर पहले किसी क्लास में किया हुआ है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण कौन सा परीक्षण है? तो स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो है आपका प्रक्षेपण परीक्षण। व्यक्तित्व, पहले आप देख लीजिए, दो क्वेश्चन इसमें आ गए। एक तो जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो किससे संबंधित है? आपके व्यक्तित्व मापन से। दूसरा, यह जो परीक्षण है वो कौन सा परीक्षण है? तो यह व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? सामान्य से अधिक बुद्धि में। तो आप इसकी पूरी टेबल पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ से कौन प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से, आप इसका क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने। और आप मुझे बताएंगे कि पावलोव ने किस जानवर पर इसका प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह कौन सा है? आपका रचनावादी मॉडल। जो वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करेगा, रचनावादी मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिए, थोड़ा उसमें समय ज़्यादा लगता है और कम क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, तो थोड़ा कम समय था, तो इसलिए हमने क्या किया कि आज पूरे वन लाइनर क्वेश्चन बना दिए ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? एक होता है इदम, अहम, कितनी, तीन होते हैं ना ये, ठीक है। एक इदम, एक अहम और तीसरा कौन सा है? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह कौन सा होता है? इदम होता है, ठीक। अब है RTE 2000, कुछ मैंने इसमें RTE, NCERT, NCT, NCF से भी इसमें क्वेश्चन लिए हैं लास्ट में, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना NCERT वगैरह के, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आज। RTE 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? यानी 1 वीक में कितने मिनिमम कितने वर्क आवर निर्धारित किए हैं एक अध्यापक के लिए RTE 2009 के अनुसार? तो ये है मिनिमम 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट मेगर ने अपने उपागम में व्यवहार के किस पक्ष को उपेक्षित रखा है? दो प्रकार के उपागम होते हैं ना, इसमें 2-3 उपागम है। एक मिलर का उपागम है, एक रॉबर्ट मेगर उपागम है, और एक आपका ये RCE उपागम है कुछ, ठीक है। तो जो रॉबर्ट मेगर है उसने अपने उपागम में व्यवहार के किस पक्ष को उपेक्षित रखा है? तो क्रियात्मक पक्ष को। अगर उसने क्रियात्मक पक्ष को उपेक्षित रखा है तो उसने किन 2 पक्षों को शामिल किया है? आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर इसे एक बार देख लीजिएगा कि किन 2 पक्षों को उसने रखा है। उपेक्षित तो उसने किया है क्रियात्मक को, तो कौन से 2 पक्ष उसने रखे हैं? 2 पक्ष और कौन कौन से होते हैं आप अच्छे से जानते होंगे। 3 पक्ष होते हैं ना, तो एक पक्ष यहाँ पे, 2 आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे, नहीं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक। आपको आता होगा तो वैसे अच्छी बात है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण का विकास किसने किया? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के 3 पक्ष है ना, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। तो उसके क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण का विकास किसने किया था? आपके सिम्पसन ने। और ये कब किया था? 1962 में। तो शैक्षिक उद्देश्यों के जो क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण का विकास किया सिम्पसन ने 1962 में। आगे बढ़ते हैं, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य, अब क्रियात्मक पक्ष तो सिम्पसन का हो गया, जो ज्ञानात्मक पक्ष है शैक्षिक उद्देश्यों को, ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने कितनी श्रेणियों में बांटा होगा? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सब जानते होंगे, तो उसने 6 श्रेणियों में इनको बांटा है। और 6 श्रेणियां कौन कौन सी? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कल एक क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप याद रख लीजिएगा। ब्लूम की जो शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष की 6 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, व्याख्यान विधि किस विचारधारा की देन है? तो व्याख्यान विधि आपके आ जाती है आदर्शवादी विचारधारा की देन।
नेक्स्ट है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आपके विनय साइमन ने किया था। किसका, मानसिक आयु, मेंटल एज। ठीक है। नेक्स्ट है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। जब भी संप्रत्यय कॉन्सेप्ट हमारे मन में बनते हैं, संप्रत्यय बनते हैं, तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपका क्या हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसका प्रथम सोपान हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उसमें से थे, तो मैंने ये आपको वन लाइनर बना के दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी शिक्षा नीति, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो पहली कब की थी, 1968 की। ठीक है, कोठारी कमीशन की सिफारिश पे जो बनी थी। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NPE शुरू किया गया था, आपके NPE की सिफारिश पे शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब मैंने आपको एक वीडियो में 10+2+3 शिक्षा वाला बताया था, तो उसमें 1968 जो आप आंसर दे रहे हैं, एक्चुअल में 1968 में इसको कुछ राज्यों में लागू किया गया था, और ये कोठारी आयोग की सिफारिश पे ही 1968 की शिक्षा नीति में इसको लागू करने किया गया था, लेकिन इसे कुछ राज्यों में लागू किया गया। इसके अंदर की जो कहानी है उसमें क्या है कि जब 1977 में आपकी ये जनता पार्टी की जो दूसरी सरकार बनती है इंदिरा गांधी के बाद वाली, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने इसको हटा करके कुछ और चीज़ लागू कर दी थी। इतना डिटेल मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जब ये आपको आंसर बताया था वहाँ पे कि ये 10+2+3 1986 ने लागू किया, तो उसमें कुछ मैंने आपको बोला भी था कि 1968 से इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर ये शुरू की गई थी, और सिफारिश बशर्ते इसकी कोठारी आयोग नहीं की थी। 1968 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे लागू किया था। दे ने कोठारी आयोग की है, शुरुआत वहाँ से भी थी, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो आपका ये 10+2+3 जो लागू किया गया, मैंने थॉरो स्टडी की इसकी, तो मैंने यही पाया कि NPE जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 1986, यहीं से जो आपकी 10+2+3 शिक्षा पद्धति पूरे देश में लागू की गई थी। अगर अभी भी आपको डाउट है, तो आपने जिस बुक से, जिस कंटेंट से आप ये पढ़ रहे हैं, तो अपना आंसर आप, मैंने कमेंट में भी बोला था कि आप अगर ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हैं तो आप अपना आंसर 1968 ही रखिए। कोठारी कमीशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चे कमेंट मुझे आज भी आया था कि कोठारी कमीशन, बिल्कुल कोठारी कमीशन की देन है। कोठारी कमीशन 1964 की देन है, और 1968 में इसे लागू किया गया था, लेकिन इसे कुछ राज्यों में ही लागू किया गया था। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 1968 1986 दोनों आते हैं तो तब तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर दोनों में से एक आता है तो आप 1968, जब 1968 आएगा 1968 आंसर लगा देना, 1986 आता है तो 1986 आंसर लगा देना। अब दोनों आंसर आते हैं तो दोनों में तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन पूरे देश में जो लागू किया गया था वो NPE 1986 में लागू किया गया था। मैंने बहुत कोशिश की इसका 1960 आंसर सर्च करने की, लेकिन मेरे को मिला नहीं। फिलहाल आप कहीं से आप संतुष्ट हैं 1968 के, तो प्लीज़ आप 1968 इस आंसर को कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो सुझाव था वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के सुझाव पर शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत इसकी भी थी आपकी 1987 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई। कंप्यूटर शिक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर शिक्षा जो है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बात शुरू की गई। तो ये आपके राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, और पहली बार 1986 की शिक्षा नीति में इस पर बात की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान क्या क्या है। मुक्त विश्वविद्यालय, आपके ओपन यूनिवर्सिटी, नवोदय विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये इसके मुख्य योगदान है किसके, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ओपन यूनिवर्सिटी, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बहुत अच्छी चीज़ें याद कर लीजिएगा ना, ठीक है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो 1986 की जो नीति थी इसकी समीक्षा की गई थी राममूर्ति समिति 1990। और ये समीक्षा भी क्या है, ये मुझे लगता है ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, ये सिफारिश और या समीक्षा दोनों ही मान के चलिए। तो ये सिफारिश भी की गई थी आपकी राममूर्ति समिति 1990 की आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट की स्थापना की सिफारिश किसकी सिफारिश पर की गई थी? अब डाइट की जो स्थापना है आपके DIET, जहां आपका क्या होता है प्राइमरी टीचर का ट्रेनिंग, आप सभी जानते होंगे है ना, ये जो बेसिक शिक्षकों का होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, कुछ ऐसा ही है शायद इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसी ने सिफारिश की थी डाइट की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? अब बात किसकी आ रही है? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 जो संशोधित की गई थी उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा को वर्ष 2000 तक सुलभ बनाने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5, अब ये जब अभी हमने बात किसकी की संशोधित 1992 की, तो उसमें बात की गई आपके सन 2000 तक। लेकिन जब 1986 वाली में बात की गई तो प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 से 5 तक थी उसको कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990 ईस्वी तक। दो अलग चीज़ें हैं, ये 1986 की बात है, ये 1992 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर एवं भाषाओं का विकास, ये किसके लक्ष्य रहे आपके? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, ठीक। त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्म किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके दिया गया था NPE 1968। त्रिभाषा सूत्र दिया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 त्रिभाषा सूत्र। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो ये भी है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थोड़ा सा इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि उसके बाद क्या हो गया था ना, सरकार 1977 में आपके कुछ जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो उसने जो क्या किया था, जो पहले जो पॉलिसी बनी थी 1968 वाली, उसके प्रावधानों को खास लागू नहीं किया, इसलिए 1968 ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। मेन आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, तो आप ये शिक्षा नीति 1986 ही पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? तो NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है, यानी साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहा है आपके पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में। किस में कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। NCERT की स्थापना कब की गई? सभी जानते होंगे। NCERT की स्थापना की गई आपके 1961 में। NCERT का फुल फॉर्म सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ढूंढ के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। NCERT के घटक हैं, NCERT के आपको यहाँ पे 4 घटक हैं। एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अब कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाएगा तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, और शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति ERIC पे एक बार क्वेश्चन बना हुआ था कि ERIC आपका किसका पार्ट है? तो ये किसका है? NCERT। 4 भाग याद रख लीजिएगा। जो NCERT के आपके क्या हैं? 4 घटक, NIE, CIET, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति ERIC, और ये 4 तो इसके आप घटक हैं। और ये इसके जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं, एक वीडियो में मैंने आपको NCT के भी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बताए थे, याद हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो NCERT के हैं आपके अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में, ठीक है। ये 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके हैं? आपके NCERT के हैं। और ये हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। कितने हैं? 4।
एनसीईआरटी के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? स्कूल प्रशासक यानी यहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो रही। प्रधानाध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी के अनुसार नेतृत्वता, यानी उसमें क्या होनी चाहिए? आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। किसमें? स्कूल प्रशासक में। अगर प्रधानाध्यापक आएगा तो भी क्या आएगा? इसमें लीडरशिप आएगा। ठीक। नेक्स्ट है सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? सीसी आजकल मूल्यांकन की जो पद्धति चल रही है ना, सीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आरटी की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? धाराएं भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, पैटर्न एग्जाम के चेंज हो रहे हैं ना। तो आरटी की जो धारा 24 है अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है, धारा 24। नेक्स्ट है आरटी अधिनियम की धारा 28 के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन सी धारा के तहत? धारा 28 के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू किया गया? लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब लागू किया गया इन चीज़ों पे ना। तो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। है कब का एक्ट? है 2009 का। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इसमें बहुभाषिकता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य है बहुभाषिकता। और एक और क्वेश्चन लास्ट है, किसने सिफारिश की कि सेवाकालीन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शिक्षक की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए? क्या सिफारिश की है? सेवाकालीन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। तो ये सिफारिश की थी आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति, और इसी समिति की सिफारिश पे एनपीई 1986 आया था। अभी मैंने आपको बताया था, जिसने समीक्षा की ना एनपीई 1986 के राममूर्ति समिति ने ही की थी। ठीक। तो ये आपके मैंने लगभग 48 क्वेश्चन 50 बनाना चाह रहे थे, शायद 50 नहीं बन पाए। तो अब मैंने पूरे हफ्ते आपको इसी प्रकार लगभग 50 क्वेश्चन आपके लिए डेली आएंगे, सारी यूनिट से कंक्लूड करके, और एक दो आपका थोड़ा सा रीजनिंग और जीएस का मिक्सचर भी आएगा। ठीक है।